हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी क्लास जो है वो संबंधित है हाई कोर्ट के ग्रुप सी और डी से। जैसा कि मैंने कहा था कि क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएंगे और ग्रुप सी और डी से पहले हमने जो क्लास उठाई है वो हिंदी की क्लास उठाई है। एकदम बेसिक से लेकर स्टार्ट करेंगे और इसके अंतर्गत 2009 से लेकर 2022 तक अब तक हाई कोर्ट में जितने भी पेपर हो चुके हैं उसकी जो है पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए हम सारे चैप्टर कवर करेंगे। तो अब तक वर्णमाला में जितने भी वर्णमाला से संबंधित हाई कोर्ट में पेपर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन उठाए हैं वो सारे क्वेश्चंस जो हैं मैंने चैप्टर के अंत में जो है उसको एक्सप्लेनेशन पूरा करवाया हुआ है। तो पहले हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्योंकि बेसिक क्लियर होगा तब आपको क्वेश्चंस भी जो है आसान लगेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके बाद हम जो है और सब्जेक्ट जो है धीरे धीरे करके फटाफट हम पूरी कोशिश में हैं कि आपको समय से पहले सब कुछ कंप्लीट करवा दें विद प्रैक्टिस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं चैप्टर हमारा है ध्वनि, हिंदी, वर्णमाला एवं वर्णक्रम। तो इसके अंतर्गत पहले हम जानेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण जिन्हें हम अक्षर भी कहते हैं, लेटर भी कहते हैं। ठीक है, अक्षर शब्द का अर्थ होता है अनासवान, मतलब कि जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, मतलब कि जहां से स्टार्टिंग हो रही है, जहां से शुरुआत हो रही है। ठीक है, भाषा की भाषा जो है सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ध्वनि को अगर हम उच्चारित रूप में लिखते हैं तो किस में लिखते हैं? वर्णों में ही लिखते हैं ना। वर्ण जो होते हैं सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। जैसे कि आ है, इसका कोई भी मतलब इसको बिल्कुल भी डिवाइड आप नहीं कर सकते। आ जो स्वर है, क्या इसको दोबारा किसी अन्य स्वर में तोड़ा जा सकता है? नहीं तोड़ा जा सकता, इसीलिए इसे अनासवान कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा के रूप में देखें तो अक्षर शब्द का अर्थ है अनासवान, यानी कि जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता वे वर्ण कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कही जाती है। ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब वर्णमाला जो है ये 52 वर्णों की होती है। आगे बढ़ते हैं। तो वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है। किसमें किसमें? स्वर में और व्यंजन में। स्वर जिसे वोवेल्स कहते हैं और व्यंजन जिसे कॉन्सोनेंट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वोवेल इंग्लिश में अगर देखा जाए तो वोवेल 5 ही होते हैं, लेकिन यहाँ जब हिंदी में हम आते हैं तो हिंदी में जो है स्वरों की जो गिनती है वो 11 हो जाती है। कुल स्वर कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। और इनके डिवाइडेशन भी किए गए, मतलब इनको विभाजित भी किया गया, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं। तो स्वर कितने हो गए? 11 हो गए। और व्यंजनों की अगर हम बात करें तो टोटल व्यंजन, ठीक है, वो 41 होते हैं। ठीक, लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि शुद्ध व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो शुद्ध व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, शुद्ध व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। अब हम जानते हैं कि स्वरों को किन भागों में किस विभाजित किया गया। यहाँ हमने 2 दिखाया है, कहीं कहीं पर 3 भी आते हैं। लुप्त स्वर भी इसके विभाजन के अंतर्गत आते हैं। हालांकि हिंदी में इसका प्रयोग खत्म हो चुका है, इसलिए लुप्त स्वर को बहुत ज्यादा जो है कह सकते हैं कि महत्वता नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन आप एग्जाम के हिसाब से पढ़कर चलिए। अगर पूछ लेता है और आपके सामने ऑप्शन आता है तो आप इसको लुप्त स्वर को भी इंक्लूड कर लो। ठीक है, हर्ष स्वर की बात करें तो सबसे बेसिक, जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री से ऋषि, ये 4 जो हैं ये हर्ष स्वर होते हैं, या फिर इनको एक छोटा स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी कि 2 के सहयोग से ही बने, जैसे कि छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बन गया? बड़ा आ। छोटी ई प्लस ई मिलकर बड़ी ई। इसी तरह से ऊ बना, ए ऐ ओ बना। ठीक है, तो ये दीर्घ स्वर हो गए। लुप्त स्वर कौन से होते हैं हमें ये जानने की भी जरूरत है। तो लुप्त स्वर उन्हें कहते हैं, जैसे कि आ गया ओम। ठीक है, ओम, इसके बीच में एक एस जैसा जो है चिन्ह होता है। ठीक है, उसके बाद मां लिखा होता है। तो ये जो होता है ये लुप्त स्वर होते हैं, जो दिखाई तो नहीं देते प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन लिखने में इनका प्रयोग जो है सांकेतिक रूप में इस तरह से किया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे व्यंजनों की। तो व्यंजनों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत का से लेकर पा तक के वर्ग जो आते हैं। टोटल स्पर्श व्यंजन की बात करें तो 25 होते हैं, क्योंकि का वर्ग जैसे का, ख, ग, घ,
अड़ा, ठीक है, ट ठ ड ढ या, ठीक है। इस तरह से स्पर्श व्यंजन और प्लस 2 व्यंजन इंक्लूड करके पूरे 27 व्यंजन हो जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और वा होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो ये 11 लावा है, ये आधे स्वर और आधे व्यंजनों में बहुत हद तक गिने जाते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन उन्हें कहते हैं जब हमारे मुंह से जो ध्वनि है वो घर्षण करके निकले, ठीक है, उन व्यंजनों को क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये भी 4 होते हैं। आघात व्यंजन जिनका प्रयोग बहुत ही कम होता है और ज्यादातर उर्दू में इसका प्रयोग होता है, जैसे ज, फ, ठीक है, तो ये 2 होते हैं। वहीं संयुक्त व्यंजन की बात करें तो ये 4 होते हैं, छत्रंग, ज्ञ और श्र, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट के रूप में मैंने एक चीज लिखी, समग्र मात्रा के आधार पर देखिए स्वर के 3 भेद होते हैं समग्रतः, ठीक है। अगर मात्रा के आधार पर पूछता है कि स्वर के कितने भेद होते हैं तो आपको 3 बताना है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, अभी लुप्त स्वर भी इसको इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो जान लेते हैं अब हम स्वर के बारे में संपूर्ण तरीके से। स्वर तथा स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप का क्या मतलब है, मतलब कि आ इनके साथ कुछ जुड़ा नहीं है, ई इनके साथ कुछ जुड़ा नहीं है, ठीक है। जैसे या को बोलने के लिए या में आ को जोड़ना पड़ता है, ठीक है। जो संयुक्त स्वर होते हैं, सॉरी संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो कभी भी स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते, उनके साथ स्वर मिले होते हैं, ठीक है। इसलिए स्वरों का कहा जाता है कि ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। इसकी 5 विशेषताएं हैं। मात्रा के आधार पर इसका विभाजन हुआ है, ठीक है। मुक्त विविर खुलने के आधार पर इसका विभाजन हुआ है। जीवा और जीभ के आधार पर इसका विभाजन हुआ है। होठों की आवृत्ति के आधार पर विभाजन हुआ है और अनुनासिका के आधार पर इसका विभाजन हुआ है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले बताएंगे आपको कि हम जो बताना चाह रहे हैं 5 तरह से इसके वर्गीकरण को, इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जैसे अगर आपसे पूछा मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 3। अब ये 3 होते कौन कौन से हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर, जैसा कि मैं ऊपर पढ़ा भी चुकी हूं आपको कि एक मात्रा का समय अगर लेता है तो हर्ष स्वर हो गया, जहां 2 मात्राओं का समय लगता है वहां दीर्घ स्वर हो गया, और जहां 3 मात्रा का समय लगे जैसे कि ओम, राम, है ना, यानी कि इस हर्ष स्वर से ज्यादा दीर्घ स्वर समय लेता है वो उच्चारित होने में, और दीर्घ स्वर से ज्यादा जो उच्चारित होने में समय ले वो लुप्त स्वर कहलाते हैं, ठीक। अब हम जानेंगे मुक्त विविर खुलने के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो मुक्त विविर खुलने के आधार पर स्वर जो है वो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से, विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। अच्छा, अर्ध विवृत कैसे, जैसे कि ओपन, ओपन यहाँ मैंने लिखा है कि मतलब जब जिसको जिन वर्णों को उच्चारित करने में मुंह पूरी तरह से खुले, ठीक है, तो वो विवृत हो जाएंगे। जैसे कि बड़ा आ, ठीक है, जब आ बोलते हो आ तो ये पूरा मुंह खुलता है हमारा, ठीक है ना। वही अर्थ विवृत की बात करें, यानी कि आधा मुंह खुलता है, जिन स्वरों को हम उच्चारित करने में, ठीक है, आधा ही मुंह खोले, ठीक, तो उसे क्या कहेंगे, अर्ध विवृत कहेंगे। जैसे कि आ, ए, ओ, है ना, यहाँ खुल रहा है मुंह, ठीक। और इन दोनों में फर्क क्या है ये भी हम जानेंगे। हाफ क्लोज का क्या मतलब होगा, देखिए जब किसी स्वर का उच्चारण हम कर रहे हैं तो मेरा मुंह खुल रहा है, लेकिन जब हम किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हो मेरा मुंह बंद हो, ठीक है, तो वहां पे संवृत स्वर हो जाते हैं। तो जब आधा मुंह बंद हो, ठीक है, जैसे कि ए, ओ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अर्ध संवृत। वही पूरा मुंह बंद हो जाए, अगर आप ई और उ बोलना चाहो तो क्या आप बिना मुंह खोले बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। कैसे, ई उ, ठीक है, बहुत ही लाइट, लगभग बंद ही रहता है मुंह। अब हम बात करेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर जो है वो स्वरों को कैसे विभाजित किया गया है। तो ये भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर यानी कि जीभ के आगे के भाग का प्रयोग करके जिन शब्दों का उच्चारण किया जाता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। अच्छा, ये सब रटना पड़ेगा आपको, मैं पढ़ा तो नहीं हूं बट आपको मैं ये रटा भी दूंगी जब प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो बड़ी ई, छोटी ई, ए, ये क्या है, अग्र स्वर है। वही मध्य स्वर के अंतर्गत क्या आएगा, मध्य स्वर में, ठीक है, मध्य के भाग का प्रयोग, मतलब जब जिस स्वरों को उच्चारण करके आप मुंह के मध्य भाग का प्रयोग करते हैं वहां पे मध्य स्वर होता है। पश्च स्वर जब पीछे के भाग का प्रयोग करें,
ठीक है, जहां जैसे कि तालु आ जाता है या कंठ आ जाता है जिसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो बड़ा आ, उ, ओ, औ, औ, ठीक है, ये सब पीछे के भाग के प्रयोग करके उच्चारित होते हैं। तो ये हो गया जीभ के प्रयोग के आधार पर, ठीक है। जीभ की बात हो रही है, जब आगे टंग टच करे, बीच का टंग टच करे या फिर पीछे से टंग टच करे, तो उस हिसाब से इनका विभाजन किया गया है, ठीक है। एक बार आप इसको बोलकर भी इसका प्रयोग जो चीजें हैं थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। बाकी प्रैक्टिस से आपको ये सब कुछ रटा दिया जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये है होठों की स्थिति के आधार पर दो होते हैं, ठीक है, अवृतमुखी और व्रतमुखी। मतलब कि अवृतमुखी जिसमें आपका जो बोलने के समय होठ गोल ना हो, फ्लैट रहे, ठीक है, नॉर्मल रहे, तो वहां पे अवृतमुखी। और जिस स्वरों को बोलने में आपके होठ जो है गोल हो जाए, ठीक है, गोल इन द सेंस की जैसे कि ऊ बोलते हो तो होठ आगे की तरफ दोनों होके गोल हो जाते हैं ना, तो वो ऊ ओ आओ, तो ये क्या हो गया, ये व्रतमुखी हो गया। और अव्रतमुखी जैसे आ ई ए, ठीक है। अब है अनुनासिका के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो निरुनासिक यानी मौखिक स्वर और अनुनासिक स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है तो वो निरुनासिक या मौखिक स्वर कहलाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, छोटा बड़ा ई, ठीक है। और जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले, ठीक है, तो वो अनुनासिक स्वर होते हैं, जैसे कि आ ई, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्यंजन और व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में। तो व्यंजन यानी कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले, ठीक है, वर्ण को व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी है, देखिए शुद्ध रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है, ठीक है। व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करें तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया है यहाँ पर, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म संघर्षी, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में का वर्ग पूरा आएगा, जैसे का, ख, ग, घ, है ना, डा। और उसी तरह से का वर्ग आ गया, ता वर्ग आ गया, चा वर्ग आ गया, पा वर्ग आ गया, टा वर्ग आ गया। ये पांचों वर्ग जो हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये अलावा अंतस्थ व्यंजन होता है और उसमें संघर्षी श होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं उच्चारण, ठीक है। फिर से हम क्लियर कर देते हैं व्यंजनों को। देखिए ये दिए हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में भी कैटेगराइज है, ठीक है। जैसे कि का वर्ग है, का वर्ग को है कंठस्थ की सहायता से बोला जाता है। वहीं चा वर्ग को तालव्य की सहायता से बोला जाता है, यानी तालु की सहायता से। टा वर्ग को मूर्धन्य मुंह के आकार के हिसाब से बोला जाता है, ठीक है, उसी हिसाब से मूर्धन्य यानी ऊपर के भाग। ता को है दंत यानी दांतों के टच से जो शब्द निकलते हैं या जो वर्ण निकलते, सॉरी शब्द नहीं वर्ण निकलते हैं, उनको क्या कहते हैं, दंत। वहीं होठ की सहायता से जो वर्ण निकले वो पावक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मैंने आगे आपको बताया भी था, फिर से आपको बता देती हूँ कि कंठ की सहायता से और होठ दोनों की सहायता से कौन से जो है उच्चारण होते हैं, वर्ण ओ औ भी होते हैं, ठीक है। वहीं कंठ, सिर्फ कंठ की सहायता से छोटा आ बड़ा आ, तालव्य की सहायता से ई, ठीक है। इसीलिए मैंने आगे इसको क्लियर, स्वरों को क्लियर कर दिया था ताकि व्यंजन में आके आप उलझो नहीं। और री जो है ये मूर्धन्य की सहायता से बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहां विभाजन दिया गया है वतस्य, ठीक है, जहां पे दांत और मसूड़ा इन दोनों की सहायता से जब स्वरों का जो है उच्चारण होता है तो वहां पे, ठीक है, इसको वतस्य व्यंजन कहते हैं। जैसे कि सरल, ठीक है। दंत ओष्ठ का मतलब हो गया दांत और ओठ दोनों को मिला के, तो ये वाह हो गया। मूर्धन्य यानी मूर्धन्य यानी कि भीतर की छत का अगला भाग जो होता है उससे शा निकलता है, ठीक। वहीं उच्छिप्त जिनके उच्चारण में जीभ के ऊपर के भाग झटके से नीचे आए, जैसे गड़ा ड़ा, है ना। लुंठित हमेशा लुंठित लुढ़का हुआ रहता है, र। पार्श्विक, पार्श्विक जो है पार्श्विक वो ला होता है। अब हम बात करेंगे घोषत्व के आधार पर जो है वर्णों को कैसे बांटा गया है। घोषत्व यानी कि इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंतुओं में कंपन होता है, मतलब जो इनको बोलते हैं तो कंपन पैदा होती है, ठीक है। और घोषत्व यानी घोष जो स्वर होते हैं वो प्रत्येक, मतलब कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और यार अलावा ह ड़ ये भी जो है घोषत्व के अंतर्गत उच्चारित होते हैं। वहीं अघोष की बात करें
तो जिनमें स्वर तंत्रीय कंपन मतलब जो सिंपली प्रोनाउंसिएशन होते हैं, यानी सिंपली उच्चारण हो जाते हैं बहुत साधारण तरीके से, ठीक है, तो वो अघोष के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, और इसके अलावा और कौन से वर्ण होते हैं, फ भी होता है, स भी होता है, ठीक है, इनको भी अघोष वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। वही प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण ये दो तरह के होते हैं। प्राणत्व में देखा जाए तो अल्प प्राण यानी कि अल्प यानी कि कम प्राण, यानी कि जिनको उच्चारित करने में मुंह से जो वायु है उसकी कम मात्रा निकले, है ना, तो वो कौन से होते हैं, वो अल्प प्राण होते हैं। और ये हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा एक छोड़कर एक, ठीक है, वो वर्ण कौन से होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और इसके अंतर्गत अंतस्थ व्यंजनों को भी जो है इंक्लूड किया गया है। वहीं महाप्राण की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक निकले तो वहां महाप्राण होता है। और इसमें भी हर वर्ग जो बार बार वर्ग की बात कर रही हूं, जैसे कि का वर्ग है, टा वर्ग है, पा वर्ग है, चा वर्ग है ना, और ता वर्ग है, इन सब वर्गों के, ठीक है, अंतर्गत जो 5 जो दिए हुए हैं वर्ण उसका दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है, हर वर्ग का जैसे दूसरा और चौथा वर्ण जो हो, और व्यंजनों में श श श हो, ठीक है, ऊष्म वर्ण हो, ये क्या है, ये महाप्राण के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजनों की। संयुक्त व्यंजन का मतलब, संयुक्त का मतलब ही हो गया किसी चीज को जोड़कर उच्चारित करने की बात हो रही, तो जहां दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग रहे वहां संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे कि छ को जोड़ा जाता है का और शा के द्वारा, ज्ञा को जोड़ा जाता है जा और या के द्वारा, त्र को जोड़ा जाता है ता और रा के द्वारा, और श्र को जोड़ा जाता है स और रा के द्वारा, ठीक है, तो ये क्या हो गए, संयुक्त व्यंजन हो गए, जो कि 4 होते हैं। इन व्यंजनों को व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है कैसे भी बन सकता है, तो हमारा क्वेश्चन कहीं से भी इधर उधर, ठीक है, कहीं से भी छूटे ना, ये सोचकर मैंने पूरी क्लास को बनाया। और एक चीज और है, पीवाईक्यूज में सिर्फ जो हाईकोर्ट में आया वही नहीं कराऊंगी, प्रैक्टिस के दौरान अब तक जितने भी आयोग से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस चैप्टर को लेकर, वो सारे क्वेश्चन के चैप्टर जितने भी हिंदी में जो भी चैप्टर हैं उन सब के आयोग से जहां से भी क्वेश्चन, चाहे वो टीचिंग में पूछा गया हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया हो, चाहे वो पीसीएस में पूछा गया हो, कहीं पे भी पूछा गया हो, आरओ में पूछा गया हो, एआरओ में पूछा गया हो, उन सभी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सबकी प्रैक्टिस कराएंगे। प्लस इसके अलावा जो अलग जो मतलब अनुभव के आधार पर क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे वो भी आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, पूरी तैयारी होगी, ठीक है। अब आपको अगर वहां पे कंफ्यूजन हुआ कि हम जो बार बार बोल रहे थे मूर्धन्य क्या है, तालु क्या है, कंठ क्या है, तो यहाँ आप पिक्चर के थ्रू इसको समझ सकते हैं। देखिए मूर्धा क्या हो गया, देखिए मैंने बोला था ऊपर के तालु का मध्य भाग जो है वो मूर्धन्य हो गया, और इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, री से ऋषि, टा वर्ग आ जाता है और शाह आ जाता है। वहीं हमने बात किया था तालु का, तो ये तालु निचला भाग हो गया हमारा एकदम पीछे के साइड का, है ना, तो ई चावर और या शाह हो गया, ठीक। वहीं कंठ और तालु दोनों को मिलाकर जो जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें कंठ तालव्य कहा जाता है, ये ए होते हैं, ठीक। कंठ की बात करें तो कंठ वर्ण कौन कौन से होते हैं, का वर्ग होता है, हा होता है, छोटा आ, बड़ा और आहा होता है, ठीक। वहीं बात करते हैं होठ और ओष्ठ, ओष्ठ और कंठ, मतलब कंठ भी और होठ इन दोनों की सहायता से जो बोले जाए वो ओ, औ, ठीक है, और औ होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं होठ की सहायता से तो पा वर्ग और छोटा ऊ बड़ा ऊ, दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता से तो वो वाह हो गया, सिर्फ दांतों की सहायता से ता वर्ग बोला जाता है और सा को उच्चारित किया जाता है। दंत मूल के सहारे रावला और नासिका के द्वारा इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, ठीक। तो यहाँ आपको पिक्चर के थ्रू भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको वहां पे समझ में नहीं आया एक बार पिक्चर देख लीजिए, बार बार इसको रटते रहिए, देखते रहिए, रटते रहिए, इमेज के थ्रू जो चीजें क्लियर हो जाती हैं वो थ्योरेटिकल जल्दी नहीं बैठती। अब हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर ये जो क्वेश्चन है वो लगभग ये क्वेश्चन जो है मैंने पूरे अब तक, अभी तो इसमें सिर्फ मैंने जो इंक्लूड किए हैं वो 2019 में पेपर हुआ था ना, 2019 से लेकर 2022 तक के जो पेपर हैं सारे इंक्लूड किए हैं। इसके बाद जो है जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको 2009 से लेकर सभी पेपर जो है प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। अब देखिए यहाँ भाषा की पूछा है सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? तो मैंने बोला भी था आपको कि अगर मूल इकाई के बारे में आएगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप ध्वनि को दोगे, ठीक है, उसके बाद किसी को। तो भाषा की जो मूल इकाई है, मतलब भाषा जब पैदा हुई थी, मतलब भाषा जब हमने कुछ बोलना शुरू किया था तो सबसे पहले हमने उसको ध्वनि के रूप में जाना था, ठीक है। तो भाषा की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। हिंदी भाषा की कुल लिपियां हैं, कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां 52 होती हैं, ठीक। वहीं पूछा है कि इनमें से री क्या है? तो री क्या है? व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, दोनों है या स्वर है? भाई री तो हमारा स्वर है ना। 11 स्वरों के अंतर्गत री आता है। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त माना गया है? अब इसमें आपको बताना संयुक्त कौन सा है। देखिए ये क्या है? ये दीर्घ स्वर है, ये भी दीर्घ स्वर है, ये भी दीर्घ स्वर है, ठीक है। लेकिन संयुक्त कौन सा हो गया? संयुक्त हो गया हमारा ए, क्योंकि ये ए और आ, ठीक है, इन दोनों से मिलकर ए बनता है। और इसे ही संयुक्त क्यों कहा गया? क्योंकि ये दो अलग अलग स्वर यहां मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आ में क्या होता है? सिर्फ आ सिमिलर मिलता है। ऊ में ऊ प्लस ऊ हो गया, ई में छोटी ई हो गया, ठीक है, छोटी हो गया, ठीक है। तो ये सिमिलर होते हैं, जबकि संयुक्त में क्या होता है? दो अलग अलग भागों को जोड़ा जाता है ना। तो वहां पे क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर हो जाएगा, ठीक। तो उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। कंठ से उत्पन्न होने वाला स्वर है, तो कंठ की सहायता से कौन सा स्वर उत्पन्न होता है? तो मैंने बताया था आपको का वर्ग जो है वो कंठ, ठीक है, वो कंठ की सहायता से। अब क्या का वर्ग का यहाँ कोई वर्ण है? बिल्कुल है, गा और घा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन उसे कहते हैं जिन शब्दों के उच्चारण में जो है घर्षण होकर स्वर जो है बाहर आए, उसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो ऊष्म व्यंजन कौन से हो जाएंगे? हा जो है ऊष्म व्यंजन हो जाता है। इसमें श, श, श और हा, ये क्या है? ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। वहीं प, फ, ये क्या हो जाते हैं? प वर्ग जो पूरा है ये ओष्ठ हो जाता है ना। प, फ, व, भ, ये ओष्ठ वर्ग हो गया। और वहीं डा जो है ये क्या हो गया? तो डा हमारा हो गया मूर्धन्य ध्वनि, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में शुद्ध रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है, ठीक है, उत्तर 33 आएगा। अगला क्वेश्चन है, टा वर्ण का उच्चारण स्थान और वर्ग हमें बताना है। तो ढ जो है ये ढा है, इस ढा का जो उच्चारण है वो किसके अंतर्गत आएगा? तो ट के अंतर्गत आएगा। और ये किस नंबर पे आ जाता है? ट, ठ, ड, ढ, ठीक है। तो ये चौथे नंबर पे आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका उत्तर हो गया। निम्नलिखित में से पूछा गया है अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ मैंने बताया था य, र, ल, व जो है ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो व इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है, तो स्पर्श व्यंजन में क वर्ग आ जाता है और ट वर्ग आ जाता है, ता वर्ग आ जाता है, पा वर्ग आ जाता है और चा वर्ग आ जाता है ना। तो यहाँ पे ता वर्ग हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन हो गया, ये अंतस्थ व्यंजन हो गया, ये संयुक्त व्यंजन हो गया, ठीक है। अनुस्वार के संबंध में कौन सा हमें बताना है कि सही नहीं है? इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। बिल्कुल होता है, जो अनुस्वार होते हैं वो आधे स्वर और आधे व्यंजन में ही गिने जाते हैं, ठीक है। अनुस्वार नासिक व्यंजन होता है, बिल्कुल सही है। इसे अंग के रूप में दर्शाया जाता है या फिर इसको या के रूप में दर्शाया जाता है, हमें ये बताना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये मैं आप पर छोड़ती हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को मुझे आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो सही नहीं है, ठीक है। इसको इसके बाद इसका आंसर जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताओ इसका उत्तर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तो उसे युग्मक कहा जाता है, ठीक है। युग्मक ध्वनियों का मतलब हो गया कि जहां दो या दो से अधिक व्यंजन
ध्वनियां जब परस्पर संयुक्त होकर एक ही के सहारे बोली जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ उदाहरण मैंने लिखा भी हुआ है, प्राण, घ्राण, जब एक ही के सहारे सारे ही स्वर व्यंजन बोले जाते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, उस ध्वनि का द्वित्व हो जाता है, यानी वो युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं। सो थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं हम अगली क्लास में। मैंने ये क्लास एकदम बेसिक से इसलिए उठाई है ताकि जो मेरे दोस्त अभी नए नए जो जुड़े हैं या जिन्होंने अभी नया मतलब ये पहली बार भरा है हाई कोर्ट, ठीक है, उनके ध्यान में रखते हुए ही पूरा एकदम बेसिक से इसको तैयार किया गया है, ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस अब तक आ चुके हैं या आने वाले जो एग्जाम में आप फेस करोगे उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये अगर आपने एक बार पेपर रट लिया, जितना भी मैंने पढ़ाया है इतना मैं डेफिनेटली श्योर कर सकती हूँ कि यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। बस आपको आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितनी मेहनत कर ले जाते हो, क्योंकि हमारा तो काम है पढ़ाना, आपको प्रैक्टिस कराना, लेकिन आपका काम है इसको रटना और प्रैक्टिस करना। और समय समय पर जो है इसकी आपको टेस्ट सीरीज भी करवा दी जाएगी। सबसे पहले हम सारे जो हैं चैप्टर और प्रीवियस ईयर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस पर शुरू हो जाएंगे। बीच बीच में मैं आपको टेस्ट देती रहूंगी और आपकी जिम्मेदारी है उस टेस्ट को हफ्ते हफ्ते कंप्लीट करना, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं हम अगली क्लास में। नमस्कार।